नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आरक्षण पर तकरार, सियासत जोरदार। जी हां, प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन तारीख पर तारीख मिलने से अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर ओबीसी आरक्षण को टाला जा रहा है ताकि पिछड़ा वर्ग को उनका हक न मिले। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साफ कह चुके हैं कि वो ओबीसी आरक्षण को 27% देने की पक्ष में है। वहीं कांग्रेस के बार पर बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को भड़काना चाहती है। कुल मिलाकर आरक्षण पर तेज होती इस सियासत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की नियत नहीं है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले 27%। बार बार किंतु परंतु बातें की जा रही है। ओबीसी के खिलाफ शुरू से है ये आरक्षण में इनको लाभ नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को कभी हक और अधिकार नहीं दिलाएगी। तो ये सिर्फ पार्टी जनता को गुमराह करना चाहती है। एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी रण में जंग छिड़ चुकी है। यूं तो मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन तारीख पर तारीख मिलने से अब कांग्रेस और उसके साथ सपा भी तिलमिला गई है। लिहाजा इन दोनों दलों ने बीजेपी की नीयत पर ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ओबीसी को उनका हक देना ही नहीं चाहती, इसलिए जानबूझकर सरकार के वकील तारीख पर तारीख मांग रहे हैं। कांग्रेस ने तो ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक को भी एक ड्रामा बताया और कहा कि कांग्रेस जब तक तत्कालीन कमलनाथ सरकार का फैसला लागू नहीं करवा लेगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। फिर से एक बार मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज को ये मैसेज दे गया कि बीजेपी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी का आरक्षण चाहते ही नहीं। इससे पहले जो तारीख थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने कहा था कि आप इस पूरे मामले को सुलझाना चाहते ही नहीं हो, डिसीजन तक ले जाना नहीं चाहते हो। सीधा ये कहा था जो मैं बोल रहा हूँ। जो आरक्षण की बात है उसमें सरकार की नीति है कैसे तारीखें आगे बढ़े, टले। जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्री जी ने, नाटक था, ढोंग था। इनकी नीयत खराब है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आप मंडल कमीशन के सामने ले लो। मंडल कमीशन में आरएसएस ने विरोध किया, ओबीसी रिजर्वेशन का किया कि नहीं किया। सब जगह इन्होंने अपर कास्ट को बैठाया हुआ है और सारे के सारे जो बैठाया हुआ है पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कांग्रेस भले ही बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए, लेकिन सच ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कई बार कह चुके हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने के वो पक्ष में है। उन्होंने इसकी पहल करते हुए खुद मुख्यमंत्री निवास पर बैठक कर इस मामले में सभी दलों से समर्थन मांगा था और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई तेजी से हो, इसको लेकर कदम भी उठाए। हालांकि अब कांग्रेस और सपा के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। क्या कुछ बीजेपी ने कहा, वो सुनिए। विपक्ष सदैव बचकानी हरकत करता है, इसमें दुनिया जानती है। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन हो वो सरकार के हाथ में नहीं है। मध्य प्रदेश सहित देश के जो पिछड़े वर्ग के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, आपको मध्य प्रदेश में 45 साल सत्ता रही है, देश में 60 साल सत्ता आपके हाथ में रही है। आपने उन पिछड़े वर्ग के लोगों को जो गरीब हैं, दीनहीन हैं, उनका उत्थान, उनका विकास, उनका सम्मान क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी है। कांग्रेस पिछड़े वर्ग के को भड़काकर वोट केवल कमाना चाहती है, लेकिन उनके लिए काम कुछ नहीं करती। जाहिर है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला सीधे सीधे ओबीसी वोट बैंक से भी जुड़ा है। लिहाजा इस वर्ग को नाराज करने का जोखिम कोई दल नहीं लेगा और ये वजह भी है कि कई साल से इस मामले पर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस खुद को ओबीसी का हितैषी बताने में लगी है। कुल मिलाकर एक बार फिर ओबीसी आरक्षण पर सियासी जंग तेज है। ये आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को और कितना गरमाएगा, ये तो सवाल है ही। साथ ही ओबीसी को 27% आरक्षण कब मिलेगा, ये इंतजार क्यों बढ़ता जा रहा है, ऐसे कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाथी टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल,
कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि जानबूझकर ओबीसी आरक्षण को टाला जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? तीसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई आखिर इतनी लंबी क्यों खिंच रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तामरे और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। अमित जी, सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सचिन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने दिग्विजय सिंह जी को सुना, आपने जीतू पटवारी को सुना। पूरा विपक्ष कह रहा है कि आपकी नियत ही नहीं है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, इसलिए आप उसको टाल रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि आपने मंडल कमीशन के मामले में भी विरोध किया था, इस वजह से आप चाहते ही नहीं हैं कि आरक्षण मिले। सर्वदलीय बैठक भी आपका दिखावा था, ढोंग था। दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है, ये शुरुआत से ऐसा ही लग रहा है कि जब से कमलनाथ जी की सरकार थी तब ये जो फैसला किया वो लागू क्यों नहीं हो पाया था? क्या कारण है उसका कि ये उसको लागू नहीं कर पाए थे? क्योंकि बिना कानून कायदे का पालन किए हुए इन्होंने एक निर्णय ले लिया जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 1992 से एक अधिकतम सीमा जो है आरक्षण की वो तय की हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ही उसको रिलैक्स कर सकता है, उसके बारे में निर्णय दे सकता है कि आप जो है आरक्षण की सीमा जो है वो अधिकतम सीमा जो है 50% से बढ़ाकर 74% तक आप ले जा सकते हो। तो इस तरह से जो कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे का शुरू से राजनीतिकरण कर रहे हैं। एक हाथ में तो ये आदेश करने के संबंध में अपनी बातें और वाहवाही लूटना चाहते हैं, वहीं दूसरे हाथ से उसको रोकते हैं। और इन्हीं के कांग्रेस के ही जितने भी पिटिशनर्स अगर आप देखेंगे कि अगर वहां पर जितनी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस इसके बारे में लंबित हैं, उसमें सारे के सारे वकील जो हैं, मोस्टली वो सारे वकील जो हैं वो कांग्रेस, उनकी पृष्ठभूमि में कांग्रेस है। तो ये सारे लोग जो हैं ये अड़ंगा लगाते हैं और अड़ंगा लगाने के बाद में भाजपा का नाम और भाजपा की सरकार का नाम कह रहे हैं कि आप तैयारी करके नहीं आ रहे हो, आपके वकील तारीख पे तारीख मांग रहे हैं, तो आप खुद मौका दे रहे हैं ना। और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं अपर कास्ट के लोगों को आपने बिठा रखा है ऊपर, और आप नहीं चाहते कि ओबीसी के वर्ग का, नीचे की कास्ट का कोई ऊपर आए। देखिए, ओबीसी वर्ग के लोग ही उसमें रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और ओबीसी वर्ग की अनुमति से ही, उनकी चॉइसेस से ही अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ जो इस तरह की जो बातें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वह उसी वर्ग के लोग हैं, उसी वर्ग के लोग जो ओबीसी वर्ग के ही लोगों के द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, और वही लोग जो हैं कोर्ट में खड़े हो रहे हैं। लेकिन सचिन जी, मौका तो आप ही लोग दे रहे हो ना। जब आपके वकील, सरकार के पक्ष से खड़े वकील समय मांगेंगे और कोर्ट कहेगा कि आप तैयारी करके नहीं आते, तो विपक्ष तो कहेगा ही ना कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, अगर कोर्ट ने की मंशा है कि उनके पास में अगर उनके किसी ऑर्डर के कंप्लायंस में जिस तरह से वो रोस्टर बनाकर और कोर्ट में पेश करने का बोल रहे हैं, अगर वो उनकी मंशा है तो उसके कंप्लायंसेस के लिए समय लगेगा। अब सरकार के सामने अगर ये सारी चीजें रेडीमेड अवेलेबल होती तो वो तो पेश कर दी जाती हैं। अगर कोर्ट की अगर मंशा है कि हम वो कंप्लायंसेस करें तो उसके लिए समय लगेगा, और समय अगर लगेगा तो वो एक कानूनी प्रक्रिया है कि ऐसा तो नहीं है कि बिना आधी अधूरी तैयारी की अगर मैटर आर्ग्यू करके और अगर उसमें अगर निर्णय खिलाफ में जाता है तो वो भी सही नहीं है। इसलिए उसकी जो कोर्ट की जो में अगर मुकदमा है और मुकदमे में कोई खाना पूर्ति करना बाकी रहा है तो वो की जाएगी। अगर कोर्ट की मंशा है कि ये खाना पूर्ति की जाए तो वो करना जरूरी है। तो अमित जी, कोर्ट की जो खाना पूर्ति है वो तो करना ही पड़ेगी ना, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि जानबूझकर ओबीसी आरक्षण को टाला जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि 45 साल से आप मध्य प्रदेश में सत्ता में थे तो दे देते, 60 साल से देश में सत्ता में थे तो दे देते। आप सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश भाई, आपको याद होगा बॉलीवुड का सन्नी देओल का एक फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख मांगे इनके वकील, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़े सरकार को, बार बार डांट खाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके एडवोकेट,
सुप्रीम कोर्ट के जज कहें कि ऐसा लगता है कि आप बहस करना ही नहीं चाहते हैं, और इल्जाम लगाएं ये लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई है, आरक्षण संबंधी सारे विषय जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे थे, तो मैं बताऊं आपको, दिग्विजय सिंह जी भी पिछड़ा वर्ग के प्रस्ताव लेकर आए थे। फिर उसके बाद जो उमा भारती जी की सरकार आई, गायब हो गया सब कुछ 2018 तक। फिर उसके बाद माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने 27% आरक्षण का कानून जो है विधानसभा में पारित किया। लेकिन बदकिस्मती से पिछले दरवाजे से सरकार गिराई और उसके बाद फिर इन्होंने उठा दिया। अब सालों साल हो गए कोर्ट के, आप जब आपके वकील तैयारी करके नहीं जाएंगे, ऐसा बहुत कम मामलों में होता है कि सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार लगाए। 12 अगस्त की पेशी में भी इनको फटकार पड़ी, सितंबर में भी इनको फटकार पड़ी, और शक तो हमको जब ही हो गया था जब इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। क्योंकि सर्वदलीय बैठक जब बुलाई जाती है जब किसी मामले को लेकर कहीं गतिरोध हो, जब किसी विषय को लेकर गतिरोध ही नहीं है, तो सर्वदलीय बैठक की तो आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अमित जी वो तो आरोप लगाते हैं कि कमलनाथ सरकार ने आनन फानन में लागू किया, वो पूरी तैयारियां नहीं की थी, इस वजह से लेट लतीफी हो रही है, क्योंकि वो तैयारियां करने में समय तो लगेगा। अब ये आरोप लगाएं या कुछ भी करें, पिछड़ा वर्ग के हमारे लोग ये जानते हैं कि यदि वास्तविक हितैषी कोई पार्टी है इस देश में तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि ग्वालियर का एक वकील जिसका नाम अनिल मिश्रा है, वो लगातार बाबा साहब अंबेडकर को इतना बुरा बुरा बोल रहा है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें आरक्षण का मुद्दा कहां से आ गया? नहीं, ये सोच है, ये आरक्षण का मुद्दा नहीं है, ये सोच है। क्योंकि बाबा साहब, आरक्षण और हम लोग, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। आप कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई फेसबुक पर कोई कमेंट कर देता है या कोई जोक कर देता है, उसको पुलिस उठाकर ले जाती है। तो इस देश के संविधान निर्माता के बारे में, हमारे जैसे दलितों के भगवान बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कोई खुलकर सवर्ण व्यक्ति बोल रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइए आरक्षण के प्रति और दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति इनकी क्या सोच है। ठीक है, छोटा जवाब दीजिए सचिन जी। वो कह रहे हैं सोच ही आपकी ऐसी है, आप नहीं चाहते दलित, ओबीसी किसी वर्ग को वो हक मिले, तो सिर्फ कांग्रेस ही दिला सकती है। ब्रजेश जी, अमित जी की पार्टी ने जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को 13 साल तक लागू नहीं होने दिया था। ये वही पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया 60 साल में। तो ये जो पार्टी है, जो अमित जी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी जो है ये आरक्षण विरोधी हमेशा से रही है। इन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को दबा के रखा 13 साल तक, और आज जो है अगर मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है उसको जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने लागू किया तो कांग्रेस ने उसका भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की। और जो है आज अगर हम आरक्षण देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उस बात को राजनीतिकरण करके एक सर्वदलीय बैठक की गरिमा को ना समझते हुए और अपने अधिवक्ताओं को सिर्फ रोड़ा अटकाने के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रखा है। जब बोला गया था कि आप लोग अपने पिटीशंस जो है वो विड्रॉ कर लीजिए क्योंकि हम 27% का आरक्षण देने जा रहे हैं, किसी एक अधिवक्ता ने इनके विड्रॉ की क्या पिटीशन? तो इस तरह से जो है आप मुद्दा जो है उसको सिर्फ जिंदा रखना चाहते हैं कि उसमें हम रोड़े अटकाएं ताकि उसको ब्लॉक करने से अगर सरकार के खिलाफ में या भाजपा के खिलाफ में जो नैरेटिव खड़ा हम करना चाहते हैं उससे हम लोगों को भ्रमित कर सकें। ठीक है, चलिए इसका जवाब लेंगे अमित जी से। लेकिन मनोज जी, क्या वजह है 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या सही समय का इंतजार किया जा रहा है? क्या कोई रोड़े अटका रहा है, या विपक्ष अटका रहा है, या सत्ता पक्ष अटका रहा है? क्योंकि तारीख पर तारीख तो मांगी जा रही है,
कोर्ट भी चाहता था लगातार सुनवाई हो, हर रोज सुनवाई हो और तत्काल फैसला लिया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कौन है इसके पीछे और क्या मकसद छिपा हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, ये जो पूरा आरक्षण की प्रक्रिया, तो उसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है ना, लागू हो। क्योंकि अगर हम पिछली बार देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था संभवतः सितंबर में कि अक्टूबर से इसकी डे बाय डे सुनवाई होगी, जब आज पेशी होती है तो कल सॉलिसिटर जनरल को आप 3000 पन्ने की रिपोर्ट देते हैं। तो जब सरकार को पता था कि जब आज से सुनवाई शुरू होना है तो ये रिपोर्ट उनको पहले दी जा सकती थी ना, ताकि उसके वकील अध्ययन कर लें। या जब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बता दिया था कि अक्टूबर में हम इसकी प्रतिदिन सुनवाई करने को तैयार हैं, तब सरकार को कह देना था कि हमारी तैयारी आधी अधूरी है, आप इसको दिसंबर से कर लीजिए या जनवरी से कर लीजिए। मतलब है कि मंशा कहीं ना कहीं इस तरह की है कि मामला थोड़ा थोड़ा लिंगर ऑन होकर थोड़ा थोड़ा टलता जाए और सही समय आ जाए। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दल इसमें नूरा कुश्ती कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे दोनों साथियों की हमने बात सुनी, आपने सुनी, तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, एक थे कर्पूरी ठाकुर, वो थे बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने सबसे पहले आरक्षण दिया था अपने राज्य में। तो यही बीजेपी ने उनका पुतला फूंका था और उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था। बाद में कर्पूरी ठाकुर की सरकार चली गई, लेकिन अब वो चक्र ऐसा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न इसी मोदी सरकार ने दिया है। जहाँ तक मंडल कमीशन की बात है, तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था 1979 में। एक ही साल में हिंदुस्तान के इतिहास में संभवतः ये पहला ऐसा आयोग है जिसने एक ही साल में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन वो राम मंदिर आंदोलन के इंतजार करते रहे, उसके बीच इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकारें रही, लेकिन वो मंडल आयोग की रिपोर्ट धूल खाती रही 10 साल। लेकिन बीपी सिंह ने भी कब लागू की, जब उनको लगा कि बीजेपी के कारण उनका जनाधार खवता जा रहा है और राम मंदिर आंदोलन उभार पड़ा, तो मंडल के विरोध में कमंडल के विरोध में मंडल की सिफारिशें लाई गई और ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया गया 27%। तब 7 सितंबर 1990 को उसी सदन के अंदर राजीव गांधी ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इसका परिणाम भुगतेगी, मैं इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के खिलाफ हूं। इंदिरा गांधी ने उसी सदन में कहा था कि जात पर ना पात पर इंदिरा गांधी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। और उन्हीं के पोते राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं, वो आरक्षण की भी बात कर रहे हैं और वो जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे हैं। तो ये पूरा 360 डिग्री जो राजनीति घूम गई है कि जो कल तक विरोध में थे, अब उनको लग रहा है कि चूंकि ओबीसी वर्ग की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा है, क्योंकि 2011 के बाद तो जनगणना ही नहीं हुई है, 21 में कोरोना के कारण हुई नहीं थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा है तो राज्य सरकार के पास डाटा नहीं है। एक राजनीतिक दल, आप दोनों से पूछ लीजिए, एक का म्यूट कर दीजिए माइक और आप दोनों से डाटा पूछ के देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों के आंकड़े अलग निकलेंगे। तो ये सबसे बड़ी जो खामी है कि सरकार ने ओबीसी आयोग बना दिया मध्य प्रदेश में, रामकृष्ण कुसमारिया उसके अध्यक्ष हैं हाल फिलहाल में, लेकिन उसके पहले हमने देखा था बिसेन साहब उसके अध्यक्ष रहे थे, उसके पहले जेपी धनूपिया को कमलनाथ ने बनाया था। लेकिन उस आयोग ने किया क्या है मध्य प्रदेश में, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो सवाल ये है कि अगर आपको आरक्षण देना है तो वो 87-30 का फार्मूला, या तो उसको विड्रॉ करने के लिए आप चले जाइए, या क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करे मामले की, क्योंकि हाई कोर्ट को इसके राज्य की डेमोग्राफी पता है, टोपोग्राफी पता है, जातिगत उनको समीकरण पता है, तो बेहतर होता कि राज्य सरकार की ओर से ये आवेदन कर लिया जाता है, निवेदन कर लिया जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार चुनाव के पहले दोनों राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि इस पर सुनवाई हो, और यह मामला लगता है मुझे तब तक टाला जा रहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं जब तक कि विधानसभा सेंसस ना हो जाए या चुनाव नज़दीक ना जाए। क्योंकि उसके पहले आपको जब जनगणना होगी, तो कि सरकार ने कह दिया कि जातिगत जनगणना होगी, तो सारे डाटा निकल कर आ जाएंगे फिर कि किस आबादी किसकी कितनी है, कौन सी जाति की आबादी कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है। तो मुझे लगता है कि सरकारें अब चुनाव का इंतजार कर रही हैं। तो सरकारें चुनाव का इंतजार कर रही हैं अमित जी, कमी तो आप में भी है, क्योंकि आप जिस चीज़ों की विरोध करते थे आज उसी की सिफारिश कर रहे हैं, उसी की मांग कर रहे हैं। चाहते आप भी नहीं है कि आरक्षण लागू हो, नहीं तो पूरी तैयारी के साथ आप कोर्ट गए। क्योंकि दिग्विजय सिंह के समय महाजन आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट अभी तक धूल खा रही है। जी देखिए, इस देश का यदि हम राजनीतिक इतिहास उठाकर देखेंगे तो जैसा कि मनोज भाई ने बताया, आज अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी बातें उन्होंने करी और उनका स्नेह हमको बहुत कम मिलता है, लेकिन आज मिला नहीं। मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूँ, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है ग्वालियर में। अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन आप हिम्मत देखिए, अनिल मिश्रा एसपी ऑफिस गए थे
कि आप मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन एसपी ने कहा कि हम आपको अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और अब कुछ देर पहले कलेक्टर एसपी का पुतला भी फूंक गया है वहाँ ग्वालियर में, ये भी आपको अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अनिल मिश्रा के ऊपर देशद्रोह का केस क्यों नहीं लगना चाहिए और अभी तक क्यों खुलेआम घूम रहा है वो व्यक्ति जो अभी हमारे अनिल बाबा मिश्रा से साहब बड़ा को मुद्दा है अपने पास। लगातार। जी अमित जी, बड़ा गंभीर विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, आरक्षण पर। नूरा कुश्ती क्यों भाई? देखिए, पंच से लेकर प्रधानमंत्री इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। 2003 से यदि वो 15 महीने की बात छोड़ दी जाए तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? हम तो लाए थे, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि ओबीसी आरक्षण जैसे विषय को हम प्रमुखता से उठाएंगे तो सरकार को गिरा दिया जाएगा कि आपने पिछड़ों के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत कैसे करी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। वो इनका तो जो अभिभावक संगठन है आरएसएस, वही मूलतः जो है वो आरक्षण विरोधी। आप देखो ना, सवर्ण के अलावा आज तक कोई बना क्या संघ प्रमुख? ये तो उसी लाइन पे चलते हैं। संघ तो 100 साल पुराना संगठन है, क्यों किसी पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को प्रमुख नहीं बनाया? क्यों किसी दलित को नहीं बनाया? क्यों किसी आदिवासी को नहीं बनाया? इनकी मूल विचारधारा ही शोषित पीड़ितों के खिलाफ है। तो सरकार से नहीं जुड़ा ना, लेकिन राष्ट्रपति बन गए हैं। आप देखिए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? जो प्रधानमंत्री ओबीसी के वो भी संघ से ही आए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेंद्र मोदी जी का मतलब संपूर्ण पिछड़ा वर्ग नहीं है। आरएसएस का जवाब तो दीजिए, आपकी क्यों नहीं बनाया? अरे तो आरएसएस भारत नहीं है ना। और आरएसएस के बारे में आप कहते हो कि उसका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उसे कहाँ गिन रहे हो आप? मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया आज तक मध्य प्रदेश ये में? बात यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोले, अब आप यदि डिफेंस करेंगे तो इस सवाल नहीं, हम नहीं कर रहे हैं भाई। वो तो कह रहे हैं सीएम भी नहीं बनाया आपने अभी तक पिछड़ा वर्ग का मध्य प्रदेश में ओबीसी से। यदि तो जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैंने अपनी 3 उंगली आपकी तरफ जो आ रही है, हमारा कोई 3 उंगली का तो जवाब दीजिए। हम उससे जुड़े हुए संगठन नहीं है तो मैं मान लूंगा। अरे आप तो ये बता दो कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आज तक ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया था? और जब 14 महीने का मौका मिला तब भी ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया आपने? बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ मैं। जी बताइए। बिल्कुल, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अब जी आवाज आ रही है? और अमित जी बोलिए। 2-3 क्वेश्चन और इंदिरा है। जी की विधानसभा में अभी विधानसभा के चुनाव में आपने बीजेपी से कम प्रत्याशी ओबीसी के क्यों बनाए? कहते हैं कि इंदिरा जी ने जो जमाने में लोकसभा के चुनाव में के लिए जो काम किया था, बीजेपी से कम प्रत्याशी क्यों खड़े किए ओबीसी के? वजीफा भी मिलता था, नौकरियां भी मिलती थी। आज क्या मिल पा रही है भारतीय जनता पार्टी के राज? विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी कितने आपने दलितों को, पिछड़ों को जो है वो सरकारी नौकरियां दी है, कितनी फेलोशिप दी है, कितनी छात्रवृत्ति दी है, ये बताइए। अरे आप तो ये बताओ ना, जब मौका मिला था आपको, जब जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब दो। कमरे में जनगणना शुरू कर देते हैं और राहुल गांधी जी, इतने समय से तो आपको जवाब देना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने ओबीसीओं को ज्यादा टिकट क्यों नहीं दिए? ये दिखाने के लिए कि आप उनको सशक्त करना चाहते हैं। सचिन जी, आप प्रश्न से भाग रहे हैं। सचिन जी, आप प्रश्न से भाग रहे हैं। मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ आपसे, आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपने। सचिन जी, प्रश्न से भाग रहे हैं। आप सत्ता में अभी आप हैं, बनाया आपने, उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन सचिन जी, ये तो सही है कि सत्ता में आप हैं मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, तो कितना समय लगेगा? या तो एक समय बता दीजिए कि भाई इतने समय तक हम आरक्षण लागू कर देंगे। नूरा कुश्ती क्यों? या कोई सही समय का इंतजार किया जा रहा है जब आपको फायदा पहुंचा सके? हमारी ही सरकार है जिसने ईडब्ल्यूएस को 10% का जो है वो आरक्षण दिया है, तो हमारी ही सरकार है जो इसको लागू करेगी। और हमने अपनी मंशा बहुत स्पष्ट कर दी है कि 27% आरक्षण लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब उसके लिए जो कोर्ट की, आप जब कोर्ट में हेयरिंग होती है, मैं एज ए लॉयर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम कोर्ट की सुनवाई की चर्चा जो है एक सार्वजनिक मंच पे करें, क्योंकि मैटर जब सब जुडिस होता है, और वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम तो कोर्ट की कर ही नहीं रहे, हम तो सरकार की कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखे, पूरी तैयारी से जाए।
जब मैटर आर्ग्यू होता है ना ब्रजेश जी, तो उस समय बहुत सारी बातों के संबंध में विचार विमर्श होता है और कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं मिस कोर्ट की, कि उनकी मंशा होती है कि ये दस्तावेज आपने पेश क्यों नहीं किया, इसके संबंध में क्या किया। तो जब ऐसी हियरिंग चलती रहती है तब आपको अपने केस से संबंधित कई दस्तावेजों को बाद में फाइल करना पड़ता है। सचिन जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित तौर पर आरक्षण पर यह तकरार जारी है और कब तक जारी रहेगी ये तो पता नहीं है, क्योंकि नूरा कुश्ती है, राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं। कब इनका फायदा होगा, किस वजह से टाला जा रहा है, ये तो सरकार ही जाने या उनके अधिवक्ता जाने। लेकिन ये तय है कि अभी 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए अभी दूर की कौड़ी है। कब मिलेगा और इसका क्या फर्क पड़ेगा, राजनीतिक नफा नुकसान क्या होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।